पहले ही दिन ऐसे मत करना कि फोड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, नहीं, ग्रेजुअली होती है चीजें, रातों रात नहीं होता कुछ भी। तो भाई एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, तो इसलिए गलतफहमी मत पालना। इनिशियल स्टेजेस पे मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टैटिक पढ़ने के ना दो तरीके हैं, एक तो वो 3 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको पहले बता दूंगी यार, इस चक्रों में मत पढ़ना। 2 दिन तैयारी करोगे, तीसरे दिन किताबें बंद करके ट्रंक में बंद कर दोगे और ताला मार दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो उसके पास पहुंच रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई अपने नोट से दे, फोटोकॉपी करवा लूंगा। देखो रिवीजन ना 2 पार्ट में डिवाइड होती है। हाँ भाई क्या हाल है, सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो और ये समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन से मॉक टेस्ट लगाएं, कब मॉक टेस्ट लगाएं और कितने मॉक टेस्ट लगाएं, और ऐसे ना जाने कितने सवाल। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो देख ली और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर ली तो भाई 0 से बन जाओगे हीरो। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीएल निकल जाएगा और बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल आसानी से। मैंने भी 2 बार सीजीएल क्रैक किया है। एक बार ऑल इंडिया रैंक 104 आई थी और दूसरी बार ऑल इंडिया रैंक 111। मैथ्स में नंबर आए थे 197.5 ऑन 200। और भाई इन्हीं सब तरीकों को यूज करके मैंने क्रैक किया। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार में ये तरीके बन गए, काफी बार चीजों को एक्सपेरिमेंट किया और इन तरीकों पे और इस स्ट्रेटेजी पे मैं पहुंचा, और वही स्ट्रेटेजी और तरीके मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, और अगर मैं सीजीएल को क्रैक कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। मुझे भी स्टार्टिंग में तरह तरह के लोग मिलते थे, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते थे, जो कहते थे भाई लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं तो तू कहां से कर लेगा, तू कौन से खेत की मूली है भाई। तो भाई ऐसे लोगों की, ऐसे प्राणियों की बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, सुखी रहोगे और इजी रहोगे। अगर डिमोटिवेट हो गए उनकी बातों से तो भाई कोई फायदा ही नहीं होगा तैयारी करने का और बहुत परेशानी हो जाएगी। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, मोटिवेटेड रहना है। आज तक जितने भी साल के तुम हो, इस 20 साल 22 साल जितनी भी साल तुमने इस आज से पहले पढ़ाई करी है, भाई वो डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज से, अभी से आने वाला 1 साल तुम कैसे तैयारी करते हो, कितनी तैयारी करते हो, कितने मोटिवेट रह के करते हो और कितनी कंसिस्टेंसी से करते हो, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या तुम तैयारी करते ही रह जाओगे। ये वीडियो उन लोगों की तो हेल्प करेगी जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं एसएससी सीजीएल में, साथ ही साथ उन लोगों की भी हेल्प आएगी जिनका 1 या 2 अटेम्प्ट में अब तक क्लियर नहीं हुआ। उनको भी बताएगी कि वो क्या गलतियां कर रहे थे और कहां उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डिटेल में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। ब्रीफली अगर बात करें एग्जाम पैटर्न में तो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 होता है। टियर 1 में आती है मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, 200 मार्क्स का होता है, 50-50 मार्क्स की सारी चीजें आती है। टियर 2 में आती है मैथ्स और इंग्लिश। टियर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, उसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। जैसे जैसे आप टियर क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे आप अपनी नौकरी के करीब पहुंचते जाओगे। तो ये एग्जाम पूरे 700 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 50 मार्क्स की जीके, 50 मार्क्स की रीजनिंग, 250 मार्क्स की मैथ्स, और अगर इंग्लिश की बात करें तो 350 मार्क्स की अगर आप डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश चूज करते हो, और अगर डिस्क्रिप्टिव हिंदी में देते हो तो 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको ना एक एम होना चाहिए, आपके दिमाग में ना एक एम होना चाहिए कि मुझे सीजीएल का एग्जाम क्यों क्लियर करना है। देखो अगर आप सिर्फ यही सोचोगे कि मेरे को बस सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना है और कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप पिन पॉइंट रहोगे, दिमाग के अंदर एक एम रखोगे कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या मेरे को सीबीआई ज्वाइन करनी है या मेरे को एनआईए ज्वाइन करनी है, तो इन सब चीजों का अगर आप एम अपने मन में लेके चलोगे तो थोड़ी सी ना आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? एक तो आप मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो आपके ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता। तो मान लो आपका पढ़ने का अभी मन नहीं कर रहा तो आप खुद से बोलोगे अरे भाई इंस्पेक्टर बनना है या नहीं बनना, इनकम टैक्स ज्वाइन करना है या नहीं करना, और फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगी और आप दोबारा तैयारी करने में लग जाओगे, दोबारा अच्छे से पूरे जोर से आप दोबारा तैयारी करोगे। तो भाई थोड़ा सा ना क्लैरिटी हो जाती है मन में कि आप किस लिए कर रहे हो तैयारी, और जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना तो आप एफर्ट भी अच्छे से कर पाओगे और थोड़ा फ्रूटफुल भी निकलेगा वो एफर्ट। मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को डेडिकेटेडली फॉलो कर लेते हो तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका एक ही अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाएगा और आप अपनी ड्रीम पोस्ट ले पाओगे। देखो मैथ्स और इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि जीके और रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स और इंग्लिश थोड़े से ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम तीनों टीयर का टोटल देखें तो मैथ्स 250 मार्क्स की और इंग्लिश 350 मार्क्स की आती है, तो यार ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ना आपको क्या करना है, आपको पहले कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है। मेरा ये मानना है कि सीजीएल का क्या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वो आपका ना बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान दोगे। देखो एसएससी क्या करता है, क्वेश्चंस ना अपने पिछले सालों से ही क्वेश्चन को ना रिपीट करता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हो वो सीएचएसएल में पूछ ले, या कोई सीएचएसएल में पूछा हो वो सीजीएल में पूछ ले, सीपीओ में पूछा हो वो सीजीएल में पूछ ले, तो क्वेश्चन का कंसेप्ट तो लगभग सेम ही रहता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग और उसके बाद प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हो सकता है आपने कोचिंग लगा रखी हो और जहां आपने कोचिंग कर रहे हो वहां से आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर आपने कोचिंग नहीं लगा रखी तो आप ये वाली बुक यूज कर सकते हो, क्विकर मैथमेटिक्स बाय एम टायरा। मैं अपने टाइम पे यही बुक पढ़ता था, काफी पुरानी बुक आपको दिख रही होगी। इसमें यह था कि बहुत सारे चीजों के ना अच्छे आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं बहुत आसान तरीके से, तो आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर
अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैं अपने टाइम पे किरण का प्रीवियस ईयर यूज करता था। मैं आपको दिखा देता हूं बुक्स। तो ये दो बुक्स हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों किरण के हैं। इससे क्या होगा, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जो कंसेप्ट आपने बिल्ड करे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मतलब आपने कोई कंसेप्ट सीख लिया, उस पर आप जब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे हो जाते हैं आपके कंसेप्ट। तो इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं पर्सनली किरण को इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि पुराना पब्लिशर है तो गलतियों के चांसेस भी बहुत कम है और बहुत समय से इनकी किताबें आ रही है। ऑलमोस्ट आप जितने भी टॉपर देख लोगे या जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देख लोगे ना वो जनरली किरण से ही पढ़ते हैं। अब बुक्स के साथ साथ ना बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। मेरे पास इंस्टाग्राम पे ढेरों मैसेजेस आते हैं कि भैया मॉक टेस्ट कब लगाएं, कहां से लगाएं और कितने लगाएं। तो देखो यार, मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि आपने जब से तैयारी शुरू करी है ना, आपको तभी से मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देनी चाहिए। आप अभी जब इनिशियल स्टेजेस पे हो तैयारी के तो आप एवरी संडे या एवरी वीकेंड जब भी आपको समय मिले आप मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट लगा के ना आपको स्कोर देख के घबराना नहीं है। सपोज करो कि आपने अभी सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज, तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप मॉक टेस्ट के अंदर आपका एम ये होना चाहिए कि मॉक टेस्ट तो पूरा लगाओ, लेकिन उसके बाद जब मॉक टेस्ट को लगाने के बाद आप एनालाइज करो तो आपको ये देखना है कि आपने जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे या जिस पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ रखा है उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो आपके सही होने चाहिए। ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट में तो भैया सिर्फ 30 ही नंबर आए। तो यार 30 नंबर आने का ये मतलब नहीं है कि तुम नालायक हो। तुम्हारी तैयारी अभी 2 या 3 चैप्टर है, उन 2 या 3 चैप्टर से जितने सवाल आए थे क्या तुम वो सारे कर पाए हो? अगर वो सारे सवाल तुम कर पाए हो मतलब तुम्हारी तैयारी सही ट्रैक पे है। तो इनिशियल स्टेजेस पे मॉक टेस्ट में कम स्कोर आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाओ। अभी अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो सीजीएल 2022 को मन में एम बना के चल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ वीकेंड पे मॉक टेस्ट लगाओ क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस पे हो तैयारी के। जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो आप इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस लाके गाइड करता रहूंगा कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी के लिए आप वीकेंड से मॉक टेस्ट लगाओ। मैं ऐसे ही एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये मॉक टेस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां जाओ, लिंक पे क्लिक करो, उस टेस्ट को दो और टेस्ट देने के बाद ना आप अपना जो स्कोर आएगा ना, स्कोर कार्ड आएगा, एनालिसिस जो है वो करने के बाद आप वो स्कोर कार्ड मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर दूंगा कि आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है, आपकी कहां पे शॉर्टकमिंग चल रही है। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का, उस फ्री टेस्ट को जरूर एक बार देके ट्राई करना। आपको पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो और आपको किन किन जगहों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश के अंदर भी वैसे ही कंसेप्ट आपने पहले बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए तो सबसे बड़ा रामबाण नीतू सिंह मैम की बुक आती है इंग्लिश की, प्लिंथ टू पैरामाउंट इसका नाम होता था पहले, अब वॉल्यूम 1 है, केडी पब्लिकेशन नाम से आने लगी है किताब। तो अगर किसी का पुरानी किताब हो तो भी एक ही बात है, और अगर पुरानी ना हो और लेनी हो नई किताब तो आप ये नई किताब भी ले सकते हो। ये थोड़ी सी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर जब आप देखोगे ना किताब के अंदर तो इसमें बाइलिंगुअल समझा रखा है, मतलब जो रूल इंग्लिश का रूल है वो हिंदी लैंग्वेज में भी समझा रखा है। तो आप बेटर कनेक्ट कर पाते हो और अच्छे से रूल को समझ पाते हो, और जितना अच्छे से आप रूल समझ पाओगे उतना ही बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे। ये होगी कंसेप्ट की बात। रही प्रैक्टिस की बात, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का ले सकते हो, सभी पब्लिशर अच्छे हैं। मैं पर्सनली किरण यूज करता था तो मैं आपको किरण की बुक दिखा देता हूं, ये आप ले सकते हो। कंसेप्ट नीतू सिंह से बिल्ड कर लिया और प्रैक्टिस के लिए ये बुक है, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि वो जो रूल्स आपने पढ़े हैं वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ना हैंड इन हैंड चलती है चीजें। कंसेप्ट बिल्ड करने की एक बुक है और फिर प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी बुक है। तो आप प्रैक्टिस करना चाहो तो किरण से कर सकते हो आप प्रीवियस ईयर से। अब मैं बात करता हूं जीके की। देखो यार, जीके के अंदर ना 2 चीजें होती है, एक स्टैटिक जीके और एक करंट जीके। अब जीके के अंदर ऐसा है, स्टैटिक जीके ना बहुत समय लेती है बिल्ड करने में। अगर मैं ये बोलूं कि आप रातों रात सिर्फ एक रात दे दूं और पढ़ लोगे उसमें, तो यार स्टैटिक जीके बिल्ड नहीं होने वाली। स्टैटिक जीके को बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे फैक्ट्स रिटेन करने पड़ते हैं आपको। और अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं जो जीके में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप स्टैटिक जीके के चक्करों में ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा समय मत वेस्ट करो, आप करंट पे फोकस करो। देखो जिस भी महीने में आपका एग्जाम है ना, सपोज करो आपका एग्जाम मान लो दिसंबर में है, एज्यूम कर लो, तो दिसंबर से 7 महीने 8 महीने पहले तक के, मतलब अप्रैल मई से लेके दिसंबर तक के जितने करंट अफेयर्स है ना, मंथली मैगजीन्स आती है वो आप पढ़ लो, उससे आपके करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर काफी सारा पोर्शन जीके का आप उन करंट अफेयर्स में से कर पाओगे। तो आपका समय भी कम लगा और नेट आउटपुट भी ज्यादा ही। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर ऐसा हो कि नहीं भैया स्टैटिक पढ़नी है, उसके लिए भी कोई किताब बताओ, तो यार स्टैटिक पढ़ने के ना 2 तरीके हैं। एक तो जैसे बुक है, बुक के अंदर से कंसेप्ट रीड किया, उसको याद किया। अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो तो आप ल्यूसेंट की ये किताब ले सकते हो। ये तो सबको पता ही होगा। ल्यूसेंट के अंदर क्या है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ना डिटेल दे रखी है पैराग्राफ में, जैसे हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे वैसे ही दे रखा है इसके अंदर। तो जैसे मान लो मॉनसून के बारे में दे रखा है तो मॉनसून के बारे में आप सारा इसमें से पढ़ लो। एक तो होगी ये अप्रोच कि आप डिटेल में पैराग्राफ स्टाइल में पढ़ रहे हो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका वही है कि कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो या प्रीवियस ईयर ले लो, उस प्रीवियस ईयर को लेके उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वैसे क्वेश्चंस आप देखो और डेली के 20 30 40 50 100 जितनी भी देर आपको देनी है उतने क्वेश्चंस पढ़ लो। उसमें से कुछ आपको याद रह जाएंगे, जो याद रह गए अगर एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आ गया तो भाई बल्ले बल्ले। तो एक ये अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच सही है, ऐसा नहीं है कि वो अप्रोच गलत है ये अप्रोच गलत है। अगर स्टैटिक जीके पढ़नी है तो आप किसी भी अप्रोच से पढ़
सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो आप, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, इससे भी आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। मैं सारे लिंक्स जितनी भी बुक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, इन सारे लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो यार सिंपल सी होती है रीजनिंग, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, वो आप जो मॉक टेस्ट से लगाओगे या आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, उसी से आपकी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। बहुत ज्यादा समय लगाने की उसमें जरूरत नहीं है, आपको कोई कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए पर्टिकुलर किताब लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल है, ऐसी कुछ फ्री वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। रही बात प्रैक्टिस की, तो यार प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप मॉक टेस्ट जो लगाओगे उसमें भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे नहीं कोई किताब खरीदनी है तो कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब ले लेना या कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना। प्रेफरेबली किसी पुराने और अच्छे ऑथर का लोगे तो बेटर रहेगा, गलतियां मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कुछ लोगों के मन में ना ये रहता है कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए, पिछले साल की कट ऑफ देखेंगे तो यार अपना एम बना लेंगे कि मेरे को भाई बस उतने नंबर लेके आना। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यार इस चक्रों में मत पड़ना, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने का एम बनाओगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप एम बनाओ कि पूरे मार्क्स लेके आना है, तब जाके आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आएगा और आपको अपनी डिजायर्ड पोस्टिंग मिलेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिनकी सिर्फ कट ऑफ क्लियर होती है वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनकी प्री में सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई थी और उसके बाद भी उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिली है, अपनी पसंदीदा जॉब मिली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है उन्हें जॉब मिलना मुश्किल है। हाँ, आपने अगर एम बनाना है तो आप एम थोड़ा सा हाई रखोगे तब जाके एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आएगा। और बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी भी होती है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, मेरे छोटे ब्रदर निशांत का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं मैं जानता हूं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इंटरव्यूज भी आप देख चुके होंगे हमारे चैनल पे। तो भाई ये गलतफहमी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन। अगर आप जोरदार तैयारी करोगे, कंसिस्टेंटली और पूरे मन से तैयारी करोगे, पूरी लगन से तैयारी करोगे तो भाई एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। तो इसलिए गलतफहमी मत पालना कि एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता। कुछ लोग ना टाइम टेबल को लेकर भी ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हर दूसरे तीसरे बंदे का टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो समय है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। तो जरूरी नहीं है ना कि अगर किसी के पास दिन में 8 घंटे तो आपके पास भी 8 घंटे हो, या किसी के पास 2 घंटे हैं तो आपके पास भी 2 घंटे हो, या कोई रात में पढ़ता हो तो आप भी रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हो। तो यार टाइम टेबल ना आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाना है। ऐसे नहीं करना कि किसी और का टाइम टेबल उठाया और सीधा उसको फॉलो करने लगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊं कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिखा दूंगा कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। अभी के लिए मैं एक छोटी सी आपको टिप दे देता हूं कि आप अपना जो टाइम टेबल अभी बना रहे हो फॉर द टाइमिंग, वो बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा मत करना कि एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, अगले दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक दिन में जितनी भी देर पढ़ रहे हो आप उस पूरे समय में सभी सब्जेक्ट्स को कुछ कुछ टाइम देना। मैं ये नहीं कह रहा सबको बराबर टाइम देना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो वीक पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको थोड़ा सा कम देना। अभी इनिशियली अगर मैं बात करूं तो आप दिन में 3 से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है। हो सकता है कि आपके पास पूरा दिन फ्री हो और आपको भैया 3 से 5 घंटे ही पढ़े, तो हाँ यार अभी जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो एटलीस्ट 15 दिन तक आपको 3 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ोगे ना तो हो सकता है आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओ या परेशान हो जाओ, क्योंकि अभी ना सिटिंग बनाने में समय लगता है। अगर मैं आपको पहले ही दिन बोलूं कि 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, तो यार आप वो नहीं पढ़ पाओगे। 2 दिन तैयारी करोगे, तीसरे दिन किताबें बंद करके ट्रंक में बंद कर दोगे और ताला मार दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे। इसलिए आप इनिशियली अभी 3, 4 या 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ो, 15 दिन तक ऐसे करो, 15-20 दिन तक। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका यार सिटिंग बन रही है, आप और टाइम दे सकते हो, तो ग्रेजुअली टाइम को बढ़ाओ। पहले ही दिन ऐसे मत करना कि फोड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, नहीं। ग्रेजुअली होती है चीजें, रातों रात नहीं होता कुछ भी, समय लगता है चीजें बिल्ड होने में, और हो जाएगा, घबराओ नहीं। आपका भी दिन में बहुत सारा समय निकलने लग जाएगा, आपकी भी लंबी सिटिंग्स बन जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। खुद पे विश्वास रखना है, हौसला बुलंद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स के पीछे मत भागो। भैया मुझे अपने नोट्स दे दो, कोई XYZ सिलेक्ट हुआ है तो उसके पास पहुंच रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई अपने नोट्स दे, फोटोकॉपी करवा लूंगा। भाई नोट्स क्या होता है? किसी और के नोट्स पढ़ के तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। हो सकता है यार मैं अपने तरीके से नोट्स बनाऊं, हो सकता है कोई और बंदा अपने तरीके से नोट्स बनाए, तो यार नोट्स के पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो। अपने नोट्स खुद बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं? जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, आपको आपके नोट्स किस लिए होते हैं कि जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो या जो आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, वो कल को अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप उस चीज को समझ पाओ। तो जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट ना, वो एक अलग रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर में थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, वो बन गए आपके नोट्स। किसी और के नोट्स का क्या करोगे यार? अपने खुद के नोट्स बनाओ ना, और अच्छे नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको रिवीजन के अंदर कम समय लगे और बेटर रिवीजन हो। अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। अगर आप ये सोचोगे मैं 10-15 दिन पढ़ लूंगा और उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा उन 10 या 15 दिन के, ठीक है, तो यार ये तरीका भी गलत है। देखो रिवीजन ना 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन, एक लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन मतलब कि आपने जो आज दिन भर पढ़ा वो रात को सोने से पहले एक बार ऊपर से देख लो कि मैंने यार ये चीजें पढ़ी थी, और एक बार नजर मार लोगे, वो क्या होगा, आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। ये तो करना है आपको डेली। फिर उसके बाद एवरी संडे आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा जितने भी लग रहा है, उस पिछले पूरे हफ्ते में जो जो चीजें आप पढ़े हो
उस सबको एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है, हाँ मुझे दिमाग में याद है। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड की ना रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। जो आपने पढ़ा है ना वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यार ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम दिन दुनिया छोड़ दो, बिल्कुल ही एक आइसोलेट कर लो खुद को कि सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ, पागल हो जाओ, बिल्कुल किसी से नहीं मिलना। बिल्कुल ऐसा मत करना। और हफ्ते में ना हाफ डे ना रिक्रिएशन के लिए जरूर रखना। उस हाफ डे में क्या करना, मूवी देखने चले गए या और बहुत सारे काम होते हैं। किसी को सोना पसंद है तो वो पूरा आधा दिन सो लो अपना मजे से। जिस भी चीज करने में तुम्हें अच्छा लगता हो वो आधा दिन तुम्हारा अपना है। उस फ्री हाफ डे जो आप रखोगे वो डेडिकेटेडली अपने ऊपर स्पेंड करना, जो भी तुम करना पसंद करो। तो ठीक है यार, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। अपने माता पिता की इज्जत करो, उन्हें दिन में एक बार हंसा दिया करो। तो ठीक है भाई, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।